सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एसी जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज के पीछे का मैकेनिज्म समझ लिया था, जहां हम लोगों ने ये देखा था कि एसी करंट या फिर वोल्टेज वेव्स में ट्रेवल करता है और वो वेव्स होती हैं साइन वेव और कोसाइन वेव। करेक्ट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि करंट या फिर वोल्टेज वेव्स के अंदर क्यों ट्रेवल करेंगे, मतलब कैसे ट्रेवल करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एसी जनरेटर का। आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट करंट बनाने के लिए डायरेक्ट करंट जनरेटर यानी कि डीसी जनरेटर बनाया गया था, लेकिन इस वेव को क्रिएट करने के लिए, इस करंट को क्रिएट करने के लिए हम लोग एसी जनरेटर का यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है, इसमें किस किस तरीके से पार्ट फिट होते हैं, किस क्या क्या पार्ट इसमें यूज होते हैं। करेक्ट। उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और ये कैसे काम करता है वो भी हम लोग समझेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, एसी जनरेटर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हम लोग यूज करते हैं वो होता है एक कंडक्टिंग फ्रेम, यानी कि ये कुछ इस तरीके से फ्रेम आपको नजर आ रहा होगा, जो कि बेसिकली रेक्टेंगुलर भी होता है, कई जगह पे स्क्वायर भी होता है इसका शेप। ठीक है। और कई भी कबार क्या होता है कि इस फ्रेम की जो बाउंड्री होती है, इसके ऊपर बहुत सारे कॉइल लपेटे जाते हैं, मतलब एक कॉइल लपेटी जाती है, वो मेनली कॉपर की हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका फ्रेम है वो कभी कभी आर्मेचर जैसे मटेरियल का भी बनाया जाता है, राइट, जो कि कंडक्टिंग मेटल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टिव बनाया जा सके इसको। ठीक है। फिर क्या होता है कि इसी के बिल्कुल एक्सिस पर, यानी कि बिल्कुल इसके बीच में एक श्राफ्ट लगाया जाता है। ये श्राफ्ट बेसिकली आपको काम आता है कि जब आप इसके ऊपर एक टरबाइन लगा सकें, यानी कि घुमाने के लिए कोई हैंडल लगा सकें, ऐसा कुछ लगा सकें। ठीक है। अब ये जो आपका फ्रेम होता है, इसके दो एंड हैं, आप लोगों को यहाँ पर दो एंड नजर आ रहे होंगे। इसमें से एक एंड पर एक रिंग जोड़ी जाती है। ये जो रिंग होती है वो कॉपर की हो सकती है। तो इसका एक हैंड जो होता है वो इस कॉपर रिंग से जुड़ा हुआ होता है, और इसका दूसरा वाला जो एंड होता है वो दूसरी कॉपर रिंग, यानी कि इसके जो आपको जस्ट नीचे नजर आ रही होगी, इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। जिससे ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको यहाँ पर रिंग क्यों लगाई गई है। तो देखिए, होता ये है कि ये जो आपका फ्रेम है, इसके आसपास दो मैग्नेट्स रखे जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रखे जाते हैं, जो कि परमानेंटली एक फील्ड बनाते हैं, राइट, फील्ड जो इस तरीके से बनती है। ठीक है। अब होता यह है कि जब ये फ्रेम फील्ड के अंदर घूमता है, यानी कि शाफ्ट के ऊपर अगर मान लीजिए मैं कोई हैंडल या टरबाइन लगा देता हूं और ये इसको मैं घुमाता हूं, तो जब ये मूव करता है, तो मूव करते वक्त इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको ये बार बार काटता है, राइट। जब ये बार बार काटता है, घूमता है मतलब, तो घुमाने के टाइम पर वायर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो रिंग्स होती हैं ये इसके साथ साथ घूमने लगे, इसलिए यहाँ पर रिंग फिट की जाती है। यहाँ हम लोग वायर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वायर लगाएंगे तो वायर भी साथ में घूमने लगेगी, इसीलिए स्पेशली यहाँ पर रिंग को फिट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इस रिंग से ही लग के, मतलब इसके कांटेक्ट में जो इसके बिल्कुल टच होता हो, ऐसा कार्बन का ब्रश लगाया जाता है। आपको पता है कार्बन भी एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्प्रिंग की मदद से कार्बन ब्रश को इससे अटैच किया जाता है, ताकि कार्बन ब्रश इससे जुड़ा रहे, अलग ना हो। तो एक कार्बन ब्रश इस वाली ऊपर वाली रिंग पे, दूसरा नीचे वाली रिंग पे होता है, राइट, स्प्रिंग कनेक्टेड होती है, और ये दोनों फिर एक साथ जाके एक एनर्जी लोड से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एसी जनरेटर बनता है। तो अब आप ये बोलोगे कि इसके अंदर इन सब चीज़ों का काम क्या है, तो अब धीरे धीरे करके हम लोग इनका काम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये किस काम आते हैं। तो देखिए, समझिए कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। ये जो मैग्नेट्स हैं, ये अपने आप में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो कि इस डायरेक्शन के अंदर होती है। करेक्ट। अब एक कंडक्टिंग जो आपका फ्रेम है, जो इसके बीच में होता है, जिसपे एक शाफ्ट लगा होता है, और मान लीजिए कि ऊपर टरबाइन लगी हुई होती है, तो जब ये घूमेगा, इसको कॉइल कहते हैं हम लोग, रोटर कॉइल कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये रोटेट करती है इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में। ठीक है। तो मान लीजिए कि ऊपर से हैंडल अगर मैं घुमाऊं और इसको घुमाना शुरू करूं, मतलब इस फ्रेम को इसके बीच में घुमाना शुरू करूं, तो ऐसा होगा कि जब ये फ्रेम सीधा होगा तो इसमें इजीली सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्रॉस कर जाएंगी। लेकिन अगर घुमाने के बाद क्या मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो पाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं हो पाएगी तो उस वक्त जो है करंट की वैल्यू बिल्कुल लो हो जाएगी। फिर दोबारा जब मैं इसको रोटेट करता हूं
तो क्या होगा कि दोबारा ये डिग्री के एंगल में आएगा, इस बार सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही हैं, तो उस समय जो आपका करंट होगा वो हो सकता है कि मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इस तरीके से जब मैं इसको लगातार घुमाता जाऊंगा तो लगातार एंगल चेंज होगा दोनों के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और इस रोटर कॉइल के बीच में। तो क्या होगा कि लगातार चेंज होने की वजह से, लगातार एंगल चेंज होने की वजह से क्या होगा कि जो आपका वोल्टेज है और जो करंट है उसकी वैल्यू भी लगातार चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसको घुमाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है यानी कि ईएमएफ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ईएमएफ बनना क्यों शुरू होगा, तो देखिए जब ये रोटर कॉइल इसके बीच में रोटेट करेगी तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कभी ज़्यादा कभी कम, राइट, मतलब कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ईएमएफ जो होता है वो डेवलप होने लगता है। हमें मालूम है कि जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है, और जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है। ये ईएमएफ है, हम जानते हैं इस बारे में। ठीक है, तो होगा ये कि जब ये रोटर कॉइल लगातार इसके बीच में घूमेगी तो रिंग्स के अंदर ईएमएफ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो इसके अंदर जनरेट हुई है, तो ये जो आपके कार्बन ब्रश हैं जो कि इससे बिल्कुल अटैच होते हैं, याद रखिए कार्बन ब्रश जो होता है वो आपका स्टेशनरी होता है, रिंग लगातार घूमती रहती है, तो रिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कार्बन ब्रश में पास करेगी और इस पाथ को लेते हुए आपकी इलेक्ट्रिसिटी या जो ईएमएफ है वो आगे बढ़ेगा। अब याद रखिए जब इसके ऊपर ईएमएफ क्रिएट हो रहा है तो इसमें से एक रिंग ऐसी होगी जिस पर पॉजिटिव क्रिएट होगा और एक रिंग ऐसी होगी जिसके ऊपर नेगेटिव क्रिएट होगा, राइट। और हम लोग जानते हैं कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रेवल करती है। तो मान लीजिए कि अगर ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है तो करंट यहाँ से चलना शुरू होगा और जाते जाते पूरा का पूरा रिंग तैयार कर लेगा, राइट, मतलब पूरा का पूरा अपना एक पाथ तैयार कर लेगा। ठीक है, तो आपने इसके कितने पार्ट पढ़े, एक तो ये है आपका रोटर कॉइल, ठीक है, दूसरा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे हुए हैं, तीसरा होता है रिंग, उसके बाद आता है कार्बन ब्रश। तो याद रखिए ये जो कार्बन ब्रश और ये जो रिंग होते हैं ये मिलके क्या क्रिएट करते हैं, ये बनाते हैं कम्यूटेटर। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी या फिर ईएमएफ होता है इसको कम्युनिकेट यानी कि आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई रोटर के घूमने की वजह से ईएमएफ क्रिएट हुआ और वो ईएमएफ रिंग से गया कार्बन ब्रश में और कार्बन ब्रश से ये आगे बढ़ गया। तो इसके बाद जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर डेवलप हो रही है ये इलेक्ट्रिसिटी आपकी एसी करंट कहलाएगी। तो अब आप पूछेंगे कि ये एसी क्यों कहलाएगी, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली करंट तो निकल रहा है। तो देखिए इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इस रोटर के घूमने में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हर एंगल के साथ साथ इसकी वैल्यू बदलना शुरू होती है। जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिज्म में पढ़ा था कि जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे वैसे करंट की वैल्यू बदलती जाती है, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम। तो इसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, मतलब वो वेव्स के अंदर चलेगा, जिसे कि आप अपने घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर यूज कर सकते हैं इस करंट को, राइट। अब इसी चीज को आप लोग एक रियल एसी जनरेटर के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स के बीच में एक आपकी वो पड़ी है, मतलब रोटर कॉइल है यानी कि फ्रेम पड़ा हुआ है, उस फ्रेम से कनेक्टेड है श्राफ्ट, ठीक है, श्राफ्ट से कनेक्टेड ये हैंडल, ठीक है। जब हम लोग इस हैंडल को घुमाएंगे तो वो श्राफ्ट घूमेगा, वो श्राफ्ट घूमेगा तो इसकी जो रोटर कॉइल है यानी कि पूरा फ्रेम है वो भी घूमना शुरू होगा, राइट। इसी फ्रेम के दो एंड से यहाँ पर दो रिंग्स भी आपको नजर आ रही होंगी, एक रिंग एक एंड पे जुड़ी हुई है, दूसरी रिंग दूसरे एंड पे जुड़ी हुई है, करेक्ट, ठीक है। और उन्हीं से जुड़ा हुआ है एक एनर्जी लोड जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पर इस बल्ब को ऑन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस हैंडल से इसे घुमाना शुरू करूंगा तो इस मैग्नेट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो तो कंटिन्यूस है यानी कि वो तो यूनिफॉर्म है, उसको बार बार चेंज होगी। वो किसकी वजह से, इस रोटर कॉइल के घूमने की वजह से। रोटर कॉइल बार बार घूमेगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट क्रिएट होगा, इंड्यूस होगा, ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ जो है उसकी वजह से यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके से एक रियल एसी जनरेटर आपको नजर आता है जो कि काफी यूज होता है, मेनली पावर हाउसेस के अंदर यूज होता है, राइट। ये बिल्कुल वैसे ही है कि टरबाइन का चलना, यानी कि जैसे कार है, कार के अंदर भी ऐसा ही एक सिस्टम लगा हुआ होता है जनरेट करने के लिए, उसमें जो शाफ्ट होता है उसको घुमाना पड़ता है।
या फिर सिंपल बाइसिकल का एग्जांपल अगर आप ले लें तो बाइसिकल में जब आप पेडल मारते हो, ठीक है, उसकी वजह से तो टायर घूमते हैं, तो आपने एनर्जी लगाई, टरबाइन को घुमाया, तो आपकी स्पीड जनरेट हो गई। करेक्ट। तो ये होता है एसी जनरेटर का काम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकली कि कैसे एक करंट जो है वो वेव्स के रूप में डेवलप होता है। वैसे तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन हम इसका देंगे, मतलब एक एक एंगल के साथ कैसे ग्राफ आगे बढ़ेगा। बेसिकली हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे अगले लेक्चर के अंदर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एसी जनरेटर समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।